Hey everyone, this is Prishika Farah. Welcome back to my channel. So आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सो व्हाई आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन. स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, यहाँ पर लिखा है कि व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. इसका मीनिंग ये है कि अभी जर्मनी जो आप देखते हो ना, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो आप ये देखते हो आप, ये पुराने ज़माने में कैसे थे? ये किंगडम्स में डिवाइडेड थे. दे वर डिवाइडेड इन कैंटन्स, डिवाइडेड इनटू duchies. व्हाट आर कैंटन्स? सो कैंटन्स एक पॉलिटिकल सब डिवीजन होता है कंट्री का, जो कि एक इंसान के अंडर होता है. और किंगडम्स तो आप जानते ही हैं, और duchies भी इसी कैटेगरी में आता है. तो जिनके पास ऐसे रूलर्स होते थे जिनके पास खुद की कुछ टेरिटरीज होती थी जो कि यहाँ पर रूल करते थे. सो जर्मनी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, सेम विद इटली एंड सेम विद स्विट्जरलैंड. नाउ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल. तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर तो ऐसी मोनार्कीज थी विच वर ऑटोक्रेटिक, विच वर लाइक किसी की बात नहीं सुनना, हमें खुद से सारे काम करना है. सो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब किंग रूल करते थे जिनके पास उनकी खुद की टेरिटरी थी, और वहाँ पे डाइवर्स लोग रहते थे. डाइवर्स मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग पहनावा था उनका, सो हर चीज़ में वो अलग थे. सो दैट इज नोन एज डाइवर्स पीपल. तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में तो किंग रूल करते थे और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे, एथनिक थे. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि हाँ हम सबका एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन आइडेंटिटी है. नहीं. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही राज्य में सारे लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, मतलब एक रीजन का अलग लैंग्वेज बोल रहा है, एक रीजन का अलग लैंग्वेज बोल रहा है. तो इस तरह से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के वहाँ पे लोग होते थे. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हैब्सबर्ग एम्पायर का. हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था, और यहाँ पर क्या था, वहाँ यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स थे और अलग अलग टाइप के लोग थे. इसके अंदर अल्पाइन रीजन्स थे. अल्पाइन रीजन्स मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, सो दैट रीजन. जैसे कि टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड. यहाँ पर क्या होता था, अब इसके अलावा बोहेमिया में भी जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा जर्मन स्पीकिंग लोग थे, मतलब जर्मन बोलते थे, है ना. और वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें भी थी जो कि लोम्बार्डी और वेनेथिया के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर इटालियन बोलते थे लोग. ठीक है. हंगरी में आधी पॉपुलेशन magyर बोलती थी और बाकी की आधी पॉपुलेशन अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स बोलती रहती थी. रीजनल डायलेक्ट्स मतलब होता है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती रहती थी. तो हंगरी की आधी पॉपुलेशन magyर बोलती थी और आधी पॉपुलेशन अपनी मर्जी से जो उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस है, मदर टंग्स है, वो बोलते थे. गैलिसिया में, अब ये जो मैं नाम बता रही हूँ ना, लोम्बार्डी, वेनेथिया, फिर गैलिसिया, हंगरी, फिर बोहेमिया, टायरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये सब रीजन्स हैं. और कहाँ के रीजन्स हैं? हैब्सबर्ग एम्पायर के रीजन्स है. तो यहाँ पे बताया गया है कि एक ही किंगडम में कितने सारे अलग अलग रीजन्स हैं और अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. गैलिसिया में बात करें तो यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी थी, गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब वहाँ पर जो राजा से रिलेटेड जो लोग रहते थे वो पॉलिश बोलते थे. Besides these three dominant groups, अब ये 3 डोमिनेंट ग्रुप हो गए, एक पॉलिश बोलने वाला, एक जर्मनी बोलने वाला और एक इटालियन बोलने वाला. इनके अलावा जो बाउंड्रीज पे रहते थे, एम्पायर की जो बाउंड्रीज पे रहते थे वो कैसे थे? देर ऑल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स इन द नॉर्थ. यहाँ पे बताया है कि जो बाउंड्रीज पे रहते थे वो पीजेंट्स लोग थे, और वहाँ पे जो बोहेमियंस और स्लोवाक्स थे वो नॉर्थ में थे. देन स्लोवेन्स जो थे वो कार्नियोला में थे, क्रोच जो थे वो साउथ में थे, और रोमांस जो थे वो ट्रांसवालिनिया की ईस्ट में थे. तो यहाँ पर नाम देके कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग अलग, जैसे इंडिया के लोगों को क्या बोलते हैं, इंडियन, वैसे ही बोहेमिया के लोगों को क्या बोलेंगे, बोहेमियंस. ठीक है. देन रोमन एक कंट्री है, उसके वहाँ के लोगों को क्या बोलेंगे, रोमन्स. तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोग हैं जो कि यहाँ पे जो कार्नियोला, क्रोच, मतलब ये जैसे कार्नियोला, फिर ट्रांसलेवानिया, ये जो वर्ड्स यूज़ किए ना, ये वहाँ के रीजन्स का नाम है. और जैसे बोहेमियन, स्लोवाक्स, ये वहाँ के लोगों का नाम है. मीन्स ये पीजेंट्स होते थे ना, उनके अलग अलग नाम है. तो यहाँ पर सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. अब आप सोचो यार, यूरोप की ही जगह का बात हो रही है, यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर तो यूरोप में ही है. तो यार अगर इतनी ज़्यादा डिफरेंट लोग रहते हैं यहाँ पर, तो यूनिटी मतलब नेशनल यूनिटी और नेशनलिज्म कैसे आया यहाँ पर इन लोगों के बीच में? यहाँ पर तो ना ही कोई कॉमन आइडेंटिटी है, ना ही कोई कॉमन कल्चर है.
ठीक है, सब अलग अलग रहते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एक कॉमननेस थी इनमें, तो कॉमननेस सिर्फ यही थी कि इनका सिर्फ एक एम्परर था, इतने सारे अलग लोगों का सिर्फ एक एम्परर था, और यही एक कॉमननेस थी। तो यहाँ पर ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि अपना कंप्लीट होता है। अब आता है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 ग्रुप्स के बारे में, एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ेंगे, और पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे यूरोप में किस तरह से एरिस्टोक्रेसी कितनी रहती थी, कितने अमाउंट में रहती थी, कैसे वो उनका पहनावा कैसा था, वो क्या लैंग्वेज बोलते थे। फिर पीजेंट्स के बारे में भी सेम चीज़ों पे देखेंगे हम, और न्यू मिडिल क्लास के बारे में भी सेम चीज़ों में देखेंगे। सबसे पहले आती है एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है किंग्स, ठीक है, मतलब जो कि एक इंसान के पास सारा रूल हो, सब चीज़ें वो रूल कर रहे हैं, उनके पास में एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, मतलब खुद की एक टेरिटरी है जहाँ पर वो रूल करे, मतलब एकदम तानाशाही वाला रूल चले उनका। सो सोशली और पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेसी थी वो कॉन्टिनेंट की डोमिनेंट क्लास थी। डोमिनेंट क्लास मतलब वो हमेशा अपनी डोमिनेंसी जो थी वो स्मॉल ग्रुप्स पर बनाए रखती थी, और जो मेंबर्स थे इस क्लास के, दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो ये अलग अलग रीजन्स में तो रहते थे एरिस्टोक्रेसी, लेकिन लाइफ इनकी एकदम कॉमन थी कि इनको यहाँ पर रूल करना है, इनको यहाँ से टैक्सेस लेना है, तो इनकी लाइफ एकदम कॉमन थी। ऐसा नहीं थी कि यहाँ हैब्सबर्ग एम्पायर का जो किंग होगा वो अलग काम करेगा और जो दूसरी जगह का किंग होगा वो अलग काम करेगा, ऐसा नहीं था। सब लोग जो थे, सारी एरिस्टोक्रेसीज, जो एरिस्टोक्रेटिक्स मोनार्कीज जो रहती थी, सब सेम लाइफ जीते थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। इनके जो ये क्या क्या ओन करते थे, इनके पास एक पूरा का पूरा टेरिटरी था, उसके साथ साथ उनके पास बहुत सारी स्टेट्स थी कंट्री के अंदर, और टाउन हाउसेस, बड़े बड़े हाउसेस भी थे, ठीक है। वो फ्रेंच बोलते थे बिकॉज ये जो था फ्रेंच, वो जितने भी हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं वो फ्रेंच ही बोलते हैं। तो इस तरह से वो एकदम अपने आप को दूसरों से अलग दर्शाने के लिए वो फ्रेंच बोलते थे। वहाँ पे जो फैमिलीज थी, दे वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, आपने लुइस 16 के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि लुइस 16 की जो वाइफ थी वो कौन थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ठीक है, मैरी एंटोनेट। तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी और उसने फ्रेंच किंग से शादी करी थी। सो इट्स लाइक अलग अलग लोग, अलग अलग जगहों के लोग जो थे वो इस तरह से जुड़े रहते थे मैरिजेस के, मतलब मैरिजेस के टाइज से। नाउ दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्ट्रॉन्ग स्मॉल ग्रुप। तो ये एरिस्टोक्रेसी थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में थी। अब ऑब्वियस ही बात है, एक टेरिटरी में एक ही तो राजा होगा, एक टेरिटरी में 2 या फिर 3 या फिर 5 तो राजा नहीं होंगे, तो बहुत कम रहते थे। एक टेरिटरी का एक ही राजा, जो जितनी भी टेरिटरीज हैं सिर्फ उतने ही राजा होते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीजेंट्स की। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी यूरोप में उस टाइम पे वो थी पीजेंट्री। फिर वेस्ट की जगह, मतलब वेस्ट जो था वहाँ पर बहुत सारा लैंड जो था, इट वॉज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। मतलब टेनेंट्स मतलब जो भी वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मालिक मतलब ओनर, और उनके जो किराएदार रहते हैं उनको टेनेंट्स बोलते हैं। तो टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स के अंडर में थी बहुत सारा लैंड वेस्ट की साइड में। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वहाँ पे क्या था, व्हाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का जितना भी लैंड था वो कौन कल्टिवेट करता था, सर्फ्स कल्टिवेट करते थे। तो सर्फ क्या होता है, सर्फ भी पीजेंट्स का एक स्मॉल यूनिट है विच इज़ वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर होता है वो, और फ्यूडल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इनका काम होता है, सर्फडन बोलते हैं जिसको। तो सर्फ जो होते हैं वो भी एक टाइप के पीजेंट्स हैं, बट बहुत ज़्यादा लोएस्ट कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब आते हैं अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे न्यू मिडिल क्लास के बारे में। सो वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बढ़ती जाएंगी तो इंडस्ट्रीज में तो गुड्स बढ़ता जाएगा, तो लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, उस गुड्स को खरीदेंगे और वो प्रॉस्पेरस होते जाएंगे। तो वो लोग क्या हो गए, प्रॉस्पेरस होने लगे। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज बनना इंग्लैंड में चालू हुआ था, ठीक है। कब चालू हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। उसके बाद में फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था।
और इसके बाद में सोशल ग्रुप्स जो होने लग गए वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने लग गए, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होने लगी। पहले तो बहुत ज़्यादा एवरेज क्लास के लोग थे, लेकिन अब वो मिडिल क्लास लोग बन गए। मिडिल क्लास क्यों बोला है? क्योंकि हाई क्लास तो एरिस्टोक्रेसीज हो गई ना, हाई क्लास हम बोल ही नहीं सकते इनको, क्योंकि हाई क्लास में तो किंग और उनकी फैमिली आने लगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। उनके नीचे वाली कैटेगरी में, मतलब उससे थोड़ा सा कम लेकिन अच्छा खासा प्रॉस्पेरस कौन था? न्यू मिडिल क्लास। इसलिए हमने उसको मिडिल क्लास ही बोला है। ठीक है, उसमें कौन कौन से लोग थे? उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे। ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज में काम करेंगे 10 सारे गुड्स बनाएंगे तो वो तो प्रॉस्पेरस होंगे ही। फिर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये सारे आते थे मिडिल क्लास में, जो कि प्रॉस्पेरस होते जा रहे थे। अभी प्रॉस्पेरस हो रहे थे तो ये इनके जो बच्चे थे इनको भी एजुकेट करते जा रहे थे, इनको स्कूल भेजना चालू करे थे। तो इनके जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े होते गए, देवर बिकमिंग वेरी मच एजुकेटेड। ठीक है, लिबरल मिडिल क्लास, इनको लिबरल मिडिल क्लास बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको मतलब लिबरल फीलिंग आ गई थी, लिबरल फीलिंग आ गई थी उनके मन में। व्हाट इज लिबरल फीलिंग? सो इट इज अ फीलिंग ऑफ बिकमिंग फ्री। अगले वाले पार्ट में हम यही पढ़ेंगे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, तो लिबरल फीलिंग आने लग गई थी इन मिडिल क्लासेस के अंदर, बिकॉज दे वर बिकमिंग एजुकेटेड। वो देख रहे थे कि नहीं यार, एरिस्टोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा रूल कर रही है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग क्लासेस हैं और इतना हम रूल नहीं सह सकते अब इनका। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि कुछ आइडियाज़ उन्होंने निकाले ताकि वो सारे लोग जो है वो एक तरह से यूनिटी में खड़े हो जाए। बिकॉज आपको पता ही है, यूनिटी में रहते हैं तभी हम किसी बुरे इंसान को हरा सकते हैं। सो दैट इज़ द आइडिया जो कि वहाँ पर भी लोगों ने यूज़ किया। अब समझ में आ गया। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, जो कि यही है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। सो लिबरल मतलब ही होता है फ्री। लिबर जो है वो एक लैटिन वर्ड, लिबरल जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर, जिसका मीनिंग होता है फ्री। ठीक है, नाउ फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर। अब लिबरलिज्म के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे, तो न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? तो उनके लिए पहला मतलब था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, दैट इज बाय फ्री ही इसका मीनिंग है। तो पहली चीज़ तो यही थी कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ थी इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सारे लोगों का इक्वल होना चाहिए, तो ये दूसरी चीज़ थी इसकी। और तीसरा था पॉलिटिकली था कि द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि हमारी इच्छाओं से ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, मतलब हमारी लोगों की इच्छाओं से ही गवर्नमेंट बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका बेटा यही रूल करे, मतलब राजा का बेटा ही रूल करेगा, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitutional representative government through parliament. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जैसे ही जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तब से ही लिबरलिज्म का मीनिंग तो यही था ना कि ऑटोक्रेसी का एंड हो जाना चाहिए, और जितने भी क्लैरिकल प्रिविलेजेस है, क्लैरिकल प्रिविलेजेस मतलब क्लर्जी की जितने भी प्रिविलेजेस है, क्लर्जी मतलब आपको बताया था चर्च के जितने भी फादर वो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो प्रॉस्पेरस होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं क्लर्जी के लोग। उनको इतनी सारी प्रिविलेजेस मिल गई थी, तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो पढ़ा ही होगा उनको कितनी सारी प्रिविलेजेस थी। तो क्लैरिकल प्रिविलेजेस और ऑटोक्रेसी के एंड का ही मीनिंग था लिबरलिज्म, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से चलता आ रहा था। एक कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको चाहिए था, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए था, ठीक है, एक पार्लियामेंट चाहिए था। सो 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवालिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रिमूव नहीं होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं हटनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लोगों की होनी चाहिए। लेकिन आपने कैपिटलिस्ट पढ़ा होगा 9th क्लास में, कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट मतलब होता है कि बिजनेसमैन जो है उसमें जो वन लीडर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो बिजनेसमैन है उसके पास सारा पावर्स है, लेकिन जितने भी वहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, वो जितना भी काम कर रहे हैं उनको उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। सो दैट इज़ द कैपिटलिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए लेकिन कैपिटलिस्ट एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम अगले पैराग्राफ पे। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. तो यहाँ पे बोला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के आगे इक्वल होना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सबको वोट देने की वो होगी, ठीक है, वो सब लोग वोट दे पाएंगे, ऐसा तो नहीं है इसका मीनिंग। इक्वलिटी का मीनिंग ये तो नहीं है कि सारे लोग वोट दे पाएंगे। तो फ्रांस से ही चलता आ रहा है कि फ्रांस में जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था डेमोक्रेसी बनाने का, उसमें ही सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे। ठीक है, जितने भी मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे,
ठीक है। और जितनी भी वुमेन्स थी उनको बिल्कुल भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे। आपको पता है एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी शॉर्ट में आपको बताया था। तो ये पैसिव सिटीजन्स में मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन इंक्लूडेड थे, और एक्टिव सिटीजन्स में प्रॉपर्टीड मैन इंक्लूडेड थे जो कि वोट कर सकते थे। ठीक है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉयड द सफरेज। सिर्फ जैकोबिन्स के अंडर में आके जितने भी मेल्स थे, चाहे वो प्रॉपर्टीड हो चाहे वो प्रॉपर्टीड नहीं हो, सारे मेल्स के अंडर में मतलब सारे मेल्स के पास यूनिवर्सल सफरेज था, मतलब वो वोट दे सकते थे। लेकिन उस टाइम पे वुमन को तो कंसिडर किया ही नहीं गया, वुमन को तब भी नहीं दिए गए पॉलिटिकल राइट्स। मतलब पॉलिटिकल राइट्स दैट मीन्स आप उसको सिर्फ वोटिंग राइट्स से ही कंपेयर कीजिए। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड, हमने नेपोलियनिक कोड भी पढ़ा था पिछले वीडियो में पार्ट 1 में, वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। ठीक है। नेपोलियनिक कोड में भी ऐसे ही था, सब सिर्फ लिमिटेड सफरेज था, है ना। एंड रिड्यूस वुमन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड मैन हस्बैंड्स। तो उस टाइम पे भी वुमन को नहीं दिया गया था वोटिंग राइट्स, वहाँ पर भी उनको एकदम माइनर सा कर दिया था। मतलब उनकी जो रिस्पेक्ट थी, जो कि जैकोबिन्स के आने से थोड़ी सी हाई हुई थी, वो फिर से उनको सप्रेस कर दिया गया था और उनको बोल दिया गया था आप फादर्स और हस्बैंड्स के अंडर में ही रहोगे, आपकी खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है, आपको कभी मतलब नहीं मिलेगा वोटिंग राइट्स। तो थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, तो पूरी की पूरी 19th और 20th सेंचुरी में जो वुमन थी और नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे वो हमेशा अपोज करते रह रहे थे ताकि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल पाए। नाउ ये जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको समझाया, इसको लेना आप पॉलिटिकल स्फीयर में, मतलब पॉलिटिकली यूरोप में ये सिचुएशन चल रही थी। अब मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो इकोनॉमिक स्फीयर है। ठीक है। उसका पैराग्राफ में ही स्टार्टिंग में लिखा है इन द इकोनॉमिक स्फीयर। तो आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द पॉलिटिकल स्फीयर इन द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो उसमें आपको ये दोनों लिखना है। तो आपको अच्छे से बड़ा चढ़ा के अच्छे से लिखना है ताकि आपको फुल पॉइंट्स मिल सके। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ इकोनॉमिक स्फीयर। So in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capitals. तो economic sphere के अंदर क्या आता था कि मार्केट्स को फ्रीडम दीजिए और स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मूवमेंट पर उसको भी हटाइए। इसका मीनिंग क्या, मार्केट्स को फ्रीडम मतलब मार्केट्स क्या फ्री नहीं थे? मार्केट्स का फ्रीडम मतलब होता है कि मार्केट्स जो हैं वो अपनी इच्छा से, मतलब बिजनेसमैन्स मार्केट्स के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अपनी इच्छा से जितनी भी वैल्यू है गुड की, जितनी भी वैल्यू, जितनी भी पैसा है वो खुद से वो डिसाइड कर सके। दूसरी स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस जो है मूवमेंट के, गुड्स और कैपिटल्स के, वो हटा दिए जाए। ऐसा होता था कि अगर आपने यहाँ से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी वन सिटी से टू सेकंड सिटी में जाने की कोशिश करी, तो जब आप सेकंड सिटी में जाओगे ना तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, वहाँ पे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे तभी आप सेकंड सिटी में एंटर कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास। तो इकोनॉमिक स्फीयर में जो मिडिल क्लास जो आ रही थी, जो कि मैंने आपको पिछले उसमें समझाया था, ठीक है, तो उसमें क्या था, ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को हटाइए और मार्केट्स को फ्रीडम दीजिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सो 19th सेंचुरी के पहले फर्स्ट हाफ में हम जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उसने क्या किया था, इट हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो उसने जर्मनी को क्या कर दिया था, 39 स्टेट्स में बांट दिया था और उनका एक ग्रुप बना दिया गया था जिसको जर्मनी बोलते थे। ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। और ये जो 39 स्टेट्स है ना, इसकी खुद की एक 39 करेंसीज होती थी। सोचो अभी यहाँ पर हमारी अलग अलग करेंसी बन चुकी है। इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, यूएसए की करेंसी डॉलर है, लेकिन वहाँ पे जर्मनी में 39 स्टेट्स की करेंसी 39 स्टेट्स की 39 करेंसीज थी। मतलब हर एक स्टेट की एक करेंसी होगी। एंड वेट्स एंड मेजर्स। अब क्या होता था, अब एक मर्चेंट जो कि 1833 में एक एग्जाम्पल दिया है कि हैब्सबर्ग से अगर न्यूरेमबर्ग उसको जाना था 1833 के टाइम पीरियड में, तो क्या करना पड़ता था, उसको 11 कस्टम बैरियर्स से पास थ्रू करना पड़ता था। एंड इट हैड टू पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। मतलब हर 5% उसको, मतलब जैसे उसने 10 रुपये दिए तो उसके बाद में 5% और बढ़ा के उसको दूसरी सिटी में जाने के पहले देना पड़ेगा। उसके बाद में और 5% बढ़ा के उसको तीसरी सिटी के जाने के पहले देना पड़ेगा। उसके साथ 11 कस्टम बैरियर्स, मतलब बीच बीच में बहुत सारी मतलब जगहें आती थी जहाँ पर उनको और पैसे देने पड़ते थे।
Duties were often levied according to the weights or measurement of the goods, as each region had its own system of weights and measures. This involved time consuming calculation. So बहुत important चीज़ है, ड्यूटीज़ जो थी वेट्स और मेजर्स की अलग अलग जगहों पर लिविड थी. इट मीन्स दैट इस जगह पे अलग करेंसी है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे क्या होता था, हर जगह की वेट्स और मेजर्स अलग अलग थे, तो टाइम कंज्यूमिंग होता था भाई कैलकुलेशन करना कि यार यहाँ पर तो क्लॉथ जो है वो इतने मतलब इतने सेंटीमीटर्स का इतने रुपीज़ में पड़ रहा है, लेकिन वहाँ तो उससे ज़्यादा सेंटीमीटर्स का उससे ज़्यादा पैसों में मिल रहा है. मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था प्राइस. तो इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करने में कि यार आज कितना खर्चा हुआ. सो इट वॉज रियली टाइम कंज्यूमिंग. जैसे कि यहाँ पर बताया है कि 1 LE इक्वल्स टू अलग अलग प्राइस होता था. लाइक यहाँ पर अलग अलग लेंथ होती थी एक LE में. ठीक है, जैसे कि फ्रैंकफर्ट मतलब एन LE ऑफ मतलब फ्रैंकफर्ट में अगर आप खरीदोगे मटेरियल तो उसमें 1 LE का प्राइस कितनी लेंथ होगी, 54.7 सेंटीमीटर की क्लॉथ की. मेंस में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरैमबर्ग में अलग होती है, फ्रीबर्ग में भी अलग होती है. तो इस तरह से इट वॉज रियली टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth of by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. तो these obstacles मतलब ये जो चीज़ें हो रही थी, टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन एंड रियली डिफरेंट मतलब डिफरेंट करेंसीज इन ईच एंड एवरी स्टेट. सो इट वाज लाइक ऑब्स्टिकल आ रहा था कि हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो ये हमारे बीच में ज़बरदस्ती आ रहा है. सो ये ऑब्स्टिकल की तरह था जो कि न्यू मिडिल क्लासेस को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यार एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाए जिसकी सिर्फ एक करेंसी हो या फिर कम करेंसीज हो. तो उन्होंने 1834 में प्रूशिया के साथ मिलकर और कुछ जर्मन स्टेट्स के साथ मिलकर एक यूनियन बनाया. एक यूनियन मतलब एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया ज़ोल्वेरिन. अब यहाँ पर जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे और जितने मतलब टैरिफ बैरियर्स जो थे, मतलब टैरिफ बैरियर्स मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए इतना पैसा भरना पड़ेगा, नहीं, ये सब हटा दिया गया. और करेंसीज जो थी, जो कि पहले 39 करेंसीज थी, तो अब वो सिर्फ 30 करेंसीज से सिर्फ 2 करेंसीज पर आ गए वो लोग. उन्होंने मूवमेंट को इजी करवा दिया. रेलवे नेटवर्क का जो मूवमेंट था ना उसको इजी करवा दिया. उनका जो हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और इससे क्या होने लग गया, उन्होंने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इतना ईज कर दिया कि नेशन जो था इट वॉज लाइक यूनाइटेड, वो यूनाइट होने लग गया. द वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन्ड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम. और इससे क्या हुआ, यही जो ज़ोल्वेरिन बनाया था ना, इससे धीरे धीरे नेशनलिज्म एमर्ज होने लग गया लोगों के अंदर. अब हम आते हैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 पर. ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है, यहाँ पर न्यू कंजर्वेटिज्म लिखा है. सो कंजर्वेटिज्म क्या होता है. सो कंजर्वेटिज्म देखो, डेफिनेशन पढ़ के समझने वाले लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है वो तो आप लर्न कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब आपको ये पूछा जाएगा ना और आपको इसके ऊपर बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तब आप इसको मुश्किल आ जाएगी. आपको अब एक लाइन लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें. तो कंजर्वेटिज्म का मीनिंग ये होता है, कंजर्वेटिज्म डील्स विथ मोनार्कीज ओनली. ठीक है, जो कि ऑटोक्रेटिक हो, तानाशाही करती हो. एक वर्ड यूज हुआ था आपके फर्स्ट पार्ट में, मैंने आपको फर्स्ट ही पैराग्राफ में बताया था. यस, सो द वर्ड वाज एब्सोल्यूटिस्ट. तो ये भी वर्ड इंक्लूड कर सकते हो आप. यहाँ पर ट्रेडिशन क्या है, अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज. मतलब ये चाहते थे कि खुद का ही मतलब जो राजा हैं उनका ही ट्रेडिशन चलना चाहिए, उनके ही सारे रूल्स चलने चाहिए. और अगर खुद से ये बात आए कि लोग खुद अपनी कंट्री को चलाएंगे तो उसको सप्रेस कर देना चाहिए. ये कभी भी रेडिकल चेंज नहीं चाहते थे, ये हमेशा ग्रेजुअल चेंज चाहते थे. तो दिस कंजर्वेटिज्म डील्स विथ मोनार्कीज ओनली. तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, सो जैसे ही नेपोलियन का डिफीट हुआ 1815 में, तो नेपोलियन को किसने डिफीट किया था, नेपोलियन को भी एक एम्परर ने डिफीट किया होगा. इट मीन्स फिर से मोनार्की इस्टेब्लिश होगी फ्रांस पर. ठीक है, सो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. उन्होंने सोचा कि यार कंजर्वेटिज्म फिर से आ जाना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं फिर. सो कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टेब्लिश, मतलब वो चाहते थे कि जो ट्रेडिशंस पहले चलते आ रहे थे मोनार्की के, वैसा ही चलना चाहिए सारी चीज़ें. लेकिन कुछ चीज़ें थी जैसे कि चर्च, मतलब पहले की जो चीज़ें थी ना, चर्च, फिर सोशल हियरार्कीज,
फिर प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब प्रिजर्व हो जानी चाहिए। इट मीन्स दैट अब यही रूल हो जाना चाहिए कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई राजा बन ही नहीं सकता, ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिज्म हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। वो ये नहीं चाहते थे कि जो पहले रिवॉल्यूशन हुआ था जुलाई में, ठीक है, 1789 में, वैसा रिवॉल्यूशन की बात तो हम करें ही नहीं, ताकि लोगों के मन में वो रिवॉल्यूशन की भावना आए नहीं और वो कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। तो वो चीज़ तो वो बोल ही नहीं रहे थे लोगों के सामने। वो क्या कर रहे थे कि नेपोलियन ने जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, वो हमें रहने देनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारी जो मोनार्की होगी वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन होगी, वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। दूसरे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो कितने अच्छे अच्छे मेजर्स है, कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो क्या होगा, दूसरी जो स्टेट्स होंगी जहाँ पर भी हम कनकर करने जाएंगे, वहाँ के लोग खुद अच्छे से सोचेंगे और ज़्यादा रिवॉल्यूशंस नहीं करेंगे और हमारे कब्जे में आ जाएंगे वो लोग, अकेले खुद ही से ही आ जाएंगे वो। तो उन्होंने ये सोच के कि हमारा स्टेट का पावर स्ट्रांग हो जाएगा और इफेक्टिव होगा, ये सोच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेपोलियन ने जितने भी मॉडर्नाइजेशन किया था वो वाले चेंजेस रहने दिए वहीं पे। अब अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो ये जो चीज़ें करी थी, पहले भी मैंने आपको नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड में बताया था कि नेपोलियन ने क्या क्या चीज़ें करी थी। तो उसमें ये सारी चीज़ें थी कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अच्छा बना दिया था, एक मॉडर्न आर्मी बना दी थी, इकोनॉमी को बहुत अच्छा बना दिया था, ही एबोलिश्ड फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम। तो ये सब वो चाहते थे ताकि यहाँ की जो मोनार्कीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। 1850 में फिर क्या हुआ था, अच्छा, नेपोलियन को किसने डिफीट किया था? सो नेपोलियन को 4 कंट्री के यूरोपियन पावर्स ने डिफीट किया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ पे, उन लोगों ने नेपोलियन को ही डिफीट किया था। मतलब एक ऐसा कोई राजा नहीं था कि एक राजा ने डिफीट किया, नहीं, 4 स्टेट्स ने साथ में मिलकर के नेपोलियन को डिफीट किया था। दे मेट एट वियना। नाउ वियना, लोग सोच रहे होंगे वियना क्या होता है, तो देखो वियना एक जगह का नाम है, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वैसे ही वर्सलीज एक जगह का नाम है। फिर आपने हाँ, तो आपने और भी बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से पढ़ी हैं। तो वियना और वर्सलीज ये सब जगह का नाम है। यहाँ पर जो संधियाँ होती हैं, यहाँ पर जो रूल्स बनाए जाते हैं वो एक पेपर पे लिख दिए जाते हैं और उस पेपर का नाम हो जाता है कि ट्रीटी ऑफ वियना। वियना में बनाया है तो ट्रीटी ऑफ वियना, वर्सलीज में बनाया तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर जो होस्ट थे वो कौन थे? उनका नाम था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। 4 पावर्स ने डिफीट किया था नेपोलियन को, कौन कौन सी ने? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, चांसलर मतलब क्या होता है? तो आपने इसे नाजी, मतलब नाजिज्म वाला जो चैप्टर था ना आपका, हिटलर वाला, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक वर्ड आया था चांसलर, ठीक है, जब हिटलर चांसलर बने थे। तो चांसलर का मीनिंग मैंने मतलब चांसलर का मीनिंग अगर आपने तब नहीं देखा हो तो अभी मैं बता दूं, चांसलर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह ही होता है, प्राइम मिनिस्टर का ही, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ही पद पे समझ लो। तो वो वहाँ के ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। अब वहाँ पे जो डेलीगेट्स थे, जितने भी लोग आए थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, मतलब वियना में बनाई, इसलिए ट्रीटी ऑफ वियना बनाई 1850 की। और उसके अंदर क्या था, ये बनाई गई ताकि नेपोलियनिक वॉर्स, मतलब नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए थे उन सबको हटा दिए जाएं। और बर्बन डायनेस्टी का आपने वर्ड कहाँ सुना था? सो यस, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 9th क्लास में सुना था, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपने सुना था बर्बन डायनेस्टी के, जहाँ से लुईस 16 थे। तो बर्बन डायनेस्टी को फिर से इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। इसका मतलब ये कि लुईस 16 के जो बेटे थे, लुईस 16 के बेटे कौन थे? लुईस फिलिप। तो वो यहाँ पे राजा फिर से बन रहे थे। यहाँ पर तो नाम नहीं आएगा, लेकिन अगले पैराग्राफ में जब हम ये स्टार्ट करेंगे ना, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसका नाम? यहाँ पर हम पढ़ेंगे लुईस फिलिप का नाम। तो यहाँ पर लुईस फिलिप को फिर से राजा बना दिया गया था। और यहाँ पर इन चारों स्टेट्स ने, मतलब जितने भी ये स्टेट्स थे ना, ब्रिटेन, रशिया और प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने क्या कर दी थी? बफर स्टेट्स बना दी थी फ्रांस की बाउंड्रीज। बफर स्टेट्स मतलब क्या होता है कि अगर इनको, फ्रांस को अगर और एक्सपांड होना है, अगर फ्यूचर में अगर फ्रांस को और अगर हम ना फ्रांस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, तो फ्रांस अगर आगे फिर से एक्सपांड होगा तो वो हमारे कंट्रीज पे, हमारी स्टेट्स पे कब्जा न कर ले, इसलिए हमने बीच बीच में बफर स्टेट्स बना दी। अगर आएगा फ्रांस हमारी कंट्री में तो बफर स्टेट से होके आएगा, और अगर वो बफर स्टेट्स में आया तो हमें पता लग जाएगा कि हम सचेत हो जाएंगे कि हाँ यार, फ्रांस की आर्मी हमारे पास आ रही है, तो हमें भी अब तैयार होना है।
तो इसलिए कुछ बफर स्टेट्स बना दी गई। अब बफर स्टेट्स जो हैं ये वर्ड यूज़ नहीं किया यहाँ पर, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सिर्फ ये यूज़, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वॉज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में फ्रेंच एक्सपांड ना हो जाए, इसके लिए कुछ बीच बीच में स्टेट्स बना दी गई थी। कौन सी स्टेट्स बनाई दी थी? जैसे कि एक किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना दिया था, जिसके अंदर बेल्जियम भी था, वो नॉर्थ में बना दिया गया था। जेनुआ जो था वो नीचे की तरफ, पिडमॉन्ट मतलब होता है नीचे की तरफ, साउथ में बना दिया गया था। ये सब नाम है, ठीक है। जेनुआ, बेल्जियम के बारे में तो आपने सिविक्स में भी पढ़ा है। जेनुआ भी एक नाम है। आप अगर जो इंटरनेशनल मैप होता है उसमें देखोगे अच्छे से, ध्यान से गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको ये सारे नाम दिखेंगे, उसमें देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज। प्रूशिया को तो नए नए टेरिटरीज मिल गए थे। प्रूशिया को क्यों मिले? क्योंकि प्रूशिया भी तो इंक्लूडेड था ना नेपोलियन को डिफीट करने में, सो प्रूशिया वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो प्रूशिया को बहुत सारी न्यू टेरिटरीज मिल गई थी, ठीक है। फिर ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली पे कंट्रोल मिल गया था। हम इटली का भी यूनिफिकेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो प्रूशिया को नॉर्दर्न इटली पर कब्जा दे दिया था। सॉरी, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली पर कब्जा दे दिया गया था। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो 39 स्टेट्स का जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था ना, वो तो एकदम वैसा का वैसे ही रहने दिया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया था। एंड प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। सो यहाँ पर ये जो नाम यूज़ किए हैं ना, ये सब नाम आपको मैप में दिख जाएंगे, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा मत बोलना कि यार ये तो लर्न ही नहीं हो रहा है। आप बार बार इस चीज़ को पढ़ोगे और आप मैप को देखोगे तो आपको ये सब वर्ड्स यूज़ हो जाएंगे, मतलब लर्न हो जाएंगे, सॉरी। तो प्रूशिया को सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया था और रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया था। हम पोलैंड का भी यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो द मेन इंटेंशन क्या था कि मोनार्की इसको फिर से स्टैब्लिश कर सकें और नेपोलियन ने जितनी भी चेंजेस की थी उन सबको हटा सके और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो स्टैब्लिश कर सके यूरोप में। नया कंजर्वेटिव ऑर्डर मतलब फिर से मोनार्की रूल फिर से स्टैब्लिश कर सके यूरोप में। तो कंजर्वेटिव रेजाइम्स जो थी, इट वाज वेरी ऑटोक्रेटिक इन 1815, ठीक है। वो बिल्कुल क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करती थी और जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उन सबको, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ उनके अगेंस्ट हो रही थी उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और कोई भी अगर लेजिटिमेसी, मतलब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पर कोई भी क्वेश्चन करता कि नहीं ये अच्छी नहीं है, तो उनको एकदम सप्रेस कर दिया जाता था। फिर वहाँ पे एकदम सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप मतलब बुक्स, रेडियोस, फिर प्लेज एंड सॉन्ग्स, यहाँ पर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते हो। राज्य के बारे में अगर लिखा तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम थे उन सबको तो हटा ही दिया गया था। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ थे ना, लिबर्टी और फ्रीडम, उन सब के बारे में किसी ने भी, मतलब किसी भी मोनार्क ने ये सब बारे में लोगों को नहीं बताया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो लिबरलिज्म और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ थे और जो उनकी सोच थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था, वो तो लोगों के दिमाग में तब भी था। तो क्या हुआ, वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो वहाँ तब भी फिर भी लोग जो थे वो कंजर्वेटिव लोग थे, वो ये चाहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा ही फिर से रिवॉल्यूशन हो, लेकिन ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो रिवॉल्यूशन की चीज़ उनके मन में चल रही थी उस टाइम पर, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो यही चाहते थे कि प्रेस जो है, प्रेस को फ्रीडम मिल जाए। अब लास्ट पार्ट बचा है द रिवॉल्यूशनरीज, जो कि मतलब लास्ट पार्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। ये पार्ट करके ये हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो होगा। थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो अभी हम कंप्लीट करते हैं फटाफट द रिवॉल्यूशनरीज। So during the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. So क्या हुआ 1815 में, क्या हुआ, इतना रिप्रेशन हो रहा था, लोगों को इतना ज़्यादा दबा दिया जा रहा था कि इतने सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो एकदम हाइडिंग में चले गए। हाइडिंग मतलब छुप रहे थे वो, कि हमें ये पकड़ ना ले, हम तो स्ट्रेटजीज बनाएंगे, हम तो फिर से रिवॉल्यूशन लाएंगे। तो ये ऐसे जो लोग थे ना जो कि ये सब सोचते थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिप्रेस कर दिया था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ ने, ठीक है। तो इस डर से वो अलग अलग जगह छुपते जा रहे थे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना दी थी जहाँ पर वो छुपते थे, जहाँ पर वो रिवॉल्यूशनरीज अलग अलग लोगों को ट्रेन करते थे रिवॉल्यूशन करने के लिए, और वो अपने आइडियाज़ जो थे, जो कि वो सोचते थे, वो उन आइडियाज़ को फैलाते थे, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज़ में। टू बी मतलब क्या लिखा है, टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो अगर आपको रिवॉल्यूशनरी बनना है तो इसका मीनिंग ये है कि आप मोनार्कियल फॉर्म को अपोज कर रहे हो,
ठीक है। और आपको क्या चाहिए, जो कि वियना में जितनी भी इस्टेब्लिश चीज़ें थी उन सबको हटाना है आपको, और आपको लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए, आप इस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो। इसका मीनिंग ये था अगर आपको रिवॉल्यूशनरी बनना है तो। सो मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरीज जो थे दे ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम के स्ट्रगल के साथ साथ वो अपनी कंट्री को नेशन स्टेट भी बनाना चाहते थे। नेशन स्टेट मैंने आपको बताया था एक मॉडर्न स्टेट जहाँ पे लोग खुद रूल करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ये सिर्फ था कि रिवॉल्यूशनरीज की उस टाइम पे क्या पोजीशन थी, क्या सिचुएशन थी, सॉरी 1815 के टाइम पे, जब जो राजा थे उनके जो लोग थे वो अपोज कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के बारे में जिसका नाम था ग्यूजेपी मजीनी, जिसका सिर्फ एक लाइन दी हुई थी 9th क्लास में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में एक लाइन दी हुई थी और उनका सिर्फ डेथ का टाइम दिया हुआ था उसमें। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्यूजेपी मजीनी के बारे में थोड़ा सा लंबा सा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपको एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना है बिकॉज ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक इंडिविजुअल थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। मतलब रिवॉल्यूशनरी तो मैंने आपको बताया जो रिवॉल्यूशंस करते हैं, जिनके मन में लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज चलते रहते हैं, और ठीक है। तो वो थे ग्यूजेपी मजीनी। इटली के एक रिवॉल्यूशनरी थे ग्यूजेपी मजीनी, जो कि जेनुआ में वो बर्थ लिया था उन्होंने 1807 में, और वो भी बड़े होके एक सीक्रेट सोसाइटी के ही एक मेंबर बन गए थे। उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कार्बोनरी। फिर जब वो 24 ईयर्स के थे तब उनको देश निकाला दे दिया गया था। एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, कि आपने हमारे नेशन के लिए कुछ गलत किया, देशद्रोह किया, इसलिए आपको देश से निकाल दिया जाता है। तो उनको 1831 में देश निकाला दे दिया गया था जब वो 24 ईयर्स के थे, क्योंकि उन्होंने लिग्यूरिया में एक रिवॉल्यूशन किया था। फिर ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। उन्होंने दो दूसरी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को बनाया था, जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। उनके जो मेंबर्स थे वो भी एकदम ग्यूजेपी मजीनी जैसा ही सोचते थे, ठीक है। और वो पोलैंड के लोग थे, फ्रांस के लोग थे, इटली के लोग थे और कुछ जर्मन स्टेट्स के लोग थे। मजीनी हमेशा सोचते थे कि जो गॉड हैं ही हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये पूरा ही एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। सो गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये सोचते थे कि गॉड ने नेशंस इसलिए बनाए हैं कि वो जितने भी लोग हैं वहाँ पे सारे लोगों के ही अंडर में हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक इंसान की वो पूरी की पूरी टेरिटरी है, सारे लोगों के अंडर में हो, वो सारे लोग खुद ये चलाएं। सो इसका मीनिंग ये है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो ये इटली की बात करेंगे ना, क्योंकि ये इटली के रिवॉल्यूशनरी थे। तो हम मैंने बताया था आपको इटली का भी हम पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से यूनिफिकेशन हुआ था वहाँ पे, किस तरह से इटली बना था, क्योंकि तब भी वो कैसा था, किंगडम्स और छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो वो बोलते हैं कि इटली अब ऐसा नहीं रहना चाहिए, छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में डिवाइडेड नहीं रहना चाहिए। इट हैड टू बी फॉरगेट इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। उसको एक कंट्री बनाना चाहिए जिसका नाम होगा इटली। तो ये यूनिफिकेशन जो है, दिस यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो ये इटालियन लिबर्टी मतलब जब इटली फ्री होगा उसी के बाद में, इटालियन लिबर्टी के बाद में ही ये यूनिफिकेशन हो पाएगा, वो ये मानते थे। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी। तो इस तरह से ही जैसे कि इटली में सीक्रेट सोसाइटीज़ और अलग अलग जगह पे सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही थी, वैसे ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। फिर मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू, मतलब मजीनी जो थे, ग्यूजेपी मजीनी जो थे, वो बहुत ज़्यादा मोनार्की को अपोज करते थे। एंड हिज विजन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। और जितने भी कंजर्वेटिव्स थे, मतलब जितने भी मोनार्क्स थे, उनको बहुत डर लगता था कि यार ये मजीनी तो बहुत ज़्यादा ही डरावना है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अच्छा, मेटरनिक कौन है? तो मेटरनिक के बारे में अभी हमने पढ़ा था ना, होस्ट थे वियना में जब हुआ था, वियना में जब उन लोगों की मीटिंग हुई थी रिप्रेजेंटेटिव्स के, यूरोपियन पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की जब मीटिंग हुई थी, तो वहाँ के होस्ट कौन थे? ड्यूक मेटरनिक ही थे ना। तो ये जो मेटरनिक थे ना, ये अलग अलग सेंटेंसेस बोलते हैं। इन सेंटेंसेस का ना क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक ने ये सेंटेंस बोला, इसका मीनिंग समझाओ, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंसेस मेटरनिक आगे भी बहुत बोलते हैं, तो मेटरनिक बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर जो बोला है ना कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ग्यूजेपी मजीनी के बारे में बोल रहे हैं कि जो ग्यूजेपी मजीनी है वो हमारे सोशल ऑर्डर, मतलब हमारे जो कंजर्वेटिव रिजाइम है, हम जो ऑटोक्रेटिक रूल कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एनिमी है। ये चाहता है कि ये सब हट जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए और उनकी खुद की एक इटली यूनिफाई हो जाए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशनरीज, मतलब जो रिवॉल्यूशन है ना 1830 से समथिंग, तो वो सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
सो टिल देन आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। रीड करने से आपका सारा जो मैंने आपको समझाया है वो सब रिकॉल हो जाएगा। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। Please like, share and subscribe to my video. So bye everyone.